गुड आफ्टरनून। तो इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग में या संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हमने जो संसद है वो पिछले लेक्चर में देख ली है। अब हम संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जो लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है जुडिशरी का या न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हमने इंडियन जुडिशरी की फंक्शनिंग जो है वो देखनी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में भी जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि एपेक्स पे जो भारत की न्यायपालिका की जो स्ट्रक्चर है उसके एपेक्स पे जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अंडर में जो है वो हाई कोर्ट्स आते हैं और अंडर में फिर लोअर कोर्ट्स। तो ये ध्यान देने योग्य बिंदु है कि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो इकहरी है, यूनिटरी है। और सुप्रीम कोर्ट को यूनियन जुडिशरी कहा जाता है, फेडरल जुडिशरी नहीं कहा जाता है। यूनियन जुडिशरी कहने का मतलब क्या है? देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से तुलना करें तो बहुत हद तक समानता है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है या उसकी जो शक्तियां हैं, फेडरल शक्तियां हैं या संघीय शक्तियां हैं, काफी हद तक समान है। लेकिन फिर भी उसको फेडरल कोर्ट अमेरिका में कहा जाता है, यूएसए में। भारत में उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है या यूनियन जुडिशरी कहा जाता है। तो यूनियन जुडिशरी कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था है। तो जो पहला आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इसको यूनियन जुडिशरी कहा जाता है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत की न्याय प्रणाली एक इकहरी है, यूनिटरी न्याय प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर, एपेक्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विराजमान है। तो सुप्रीम कोर्ट को ही हम इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग में सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। तो हमको सुप्रीम कोर्ट की ही स्टडी कर लेनी चाहिए। वैसे तो हाई कोर्ट भी इसके डोमेन में आता है कि फंक्शनिंग कैसी होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को आज हम देखने वाले हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास हम जान लें, हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और सर एलिजा एम्पे भारत के पहले चीफ जस्टिस कहे गए। तो एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस, और कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट भारत का स्थापित किया गया। 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात थी, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था जो है वो 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया था। तो फेडरल कोर्ट की बात थी। और इसी फेडरल कोर्ट को भारत में स्वतंत्रता के बाद यूनियन जुडिशरी कहा गया, जिसकी कि मैं अभी चर्चा कर रहा था। ठीक है, अब आप इसका कंपोजिशन देख लें, संगठन। आर्टिकल 124 में, और आर्टिकल 124, 25, 26, 27, 28, 29, 124 से 129 तक काफी कुछ इसके कंपोजिशन के बारे में लिखा गया। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसकी भी मैं चर्चा यहाँ पे करता रहूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका कंपोजिशन कैसा है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उसकी नियुक्ति जो है वो करता है प्रेसिडेंट। तो चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय वो जिससे आवश्यक समझे प्रेसिडेंट उससे सलाह लेगा। यानी कि जाहिर सी बात है, ये मंत्रिपरिषद का डिसीजन होता है जिसको प्रेसिडेंट डिटो करता है। तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है चीफ जस्टिस को, लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन सबकी नियुक्ति में प्रेसिडेंट आवश्यक रूप से चीफ जस्टिस की सलाह लेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? आर्टिकल 124 अगर आप पढ़ेंगे
तो उसमें चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति जिससे आवश्यक समझे सलाह लेगा, और द जजेस अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति में प्रेसिडेंट आवश्यक रूप से चीफ जस्टिस की सलाह लेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 की बात है। अब आप ये देखें कि इसका मतलब है कि दो प्रकार के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं। तो है जजेस और उसके बाद है चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस सहित जजेस की संख्या कितनी हो सकती है, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से संविधान में एक फिक्स संख्या नहीं दी गई है। प्रेजेंट टाइम में ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ 34 है। ये कहा गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। दैट इज पार्लियामेंट में इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस बाय द लॉ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस समय पार्लियामेंट ने 34 निर्धारित किया है। वैसे इस समय 33 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, यानी कि 32 तो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 चीफ जस्टिस इज इक्वल टू 33। तो इस समय 32 प्लस 1 का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि 32 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट जिससे आवश्यक समझे उससे सलाह लेगा। द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट व्हाट ही डीम नेसेसरी, जिससे वो उचित समझता है उससे सलाह लेगा। लेकिन अगर किसी और जज की नियुक्ति करनी है जो कि चीफ जस्टिस नहीं है, उसके अलावा कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए प्रेसिडेंट आवश्यक रूप से चीफ जस्टिस की सलाह लेगा। हालांकि सेकंड जजेस केस में जो चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन है वो एक कोलेजियम सिस्टम को दे दी गई है। और कोलेजियम सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो स्वर होता है, जो वॉइस होती है, वो तो चीफ जस्टिस की होती है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ सेकंड जजेस केस से इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें हमने आर्टिकल 124 क्लॉज 1 देख लिया कि संसद विधि द्वारा बना सकती है, और आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि जिससे उचित समझे राष्ट्रपति सलाह लेगा चीफ जस्टिस की नियुक्ति में, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में आवश्यक रूप से चीफ जस्टिस से सलाह लेगा, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। योग्यता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, चीफ जस्टिस तो जो सीनियर मोस्ट जज है वही जनरली चेयर पे आता है चीफ जस्टिस में। लेकिन जो जज बनने की जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? नंबर 1 ऑब्वियस सी बात है कि शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार अधिवक्ता रहो। ठीक है, लगातार, कंटिन्यूअस। कहां? एक या मोर देन 2 स्टेट्स में कंटिन्यूअस फॉर्म में लॉयर रहो, लीगल प्रैक्टिशनर रहो। कहां? हाई कोर्ट में। जैसे कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, लीगल प्रैक्टिशनर हो किसी एक स्टेट में या एक से अधिक स्टेट में, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो उसमें 10 साल या उससे अधिक की सर्विस किसी की प्रैक्टिस की हो गई, लॉयर की हो गई हाई कोर्ट में, तो वो जज बनने का लायक हो सकता है, जज बनने का एलिजिबिलिटी रख सकता है। कहां? हाई कोर्ट्स में। तीसरी बात, 5 साल या उससे अधिक के पीरियड में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार जज रहा हो। कहां? हाई कोर्ट में। देखें, अगर हाई कोर्ट में वो लॉयर रहा है या लीगल प्रैक्टिशनर रहा है तो 10 साल लगातार रहना चाहिए। अगर जज रहा है हाई कोर्ट में तो 5 साल लगातार रहना चाहिए। ठीक है, और या एक चौथा पॉइंट है, अगर आप तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते तो एक सबसे लास्ट में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्वालिफिकेशन है कि ही और शी शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की राय में, के ओपिनियन में या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये थोड़ा सा बड़ी वाइड स्कोप इसकी वो है, जैसे अमेरिकन सिस्टम से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। प्रेसिडेंट वहां पर कोई असाधारण बहुत विद्वान पत्रकार है,
किसी लॉ यूनिवर्सिटी का कोई असाधारण विद्वान प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, या फिर कोई लॉ का रिसर्च करता है, या फिर बहुत ज़्यादा जिसकी जो है ज्ञान है विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, उसको भी राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। तो ये 3 तो पॉइंट हैं कि 10 साल उसको लगातार या तो लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर के रूप में हो, या 5 साल जज के रूप में हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अब ये सर्वोच्च न्यायालय के जज का पद कब रिक्त हो सकता है, वैकेंट कब हो सकता है? ठीक है, वैकेंट जनरली नहीं होता है। कब हो सकता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, रिजाइन कर दे। किसको देगा? राष्ट्रपति को। कोई भी जज अपना जो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को देगा। दूसरा, ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस मोर देन 65 ईयर ऑफ एज, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जस्टिस जो होता है वो 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं करता। तो 65 वर्ष पूरी हो जाएगी तो वैकेंट हो जाएगा। और तीसरा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ये है पद से हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ध्यान दें, हाई कोर्ट के जज को भी निकालने की प्रक्रिया यही है, लेकिन यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। तो रिमूवल, देखें एक बात तो पहली बात है, इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इंपीचमेंट शब्द केवल प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, यहां किया गया है रिमूवल शब्द का इस्तेमाल। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है? नंबर 1, ग्राउंड्स क्या क्या है इस पे? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर रिमूव किया जा सकता है, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पर यह लाया जा सकता है। और जहां पर लाया जाएगा उसके उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से अधिक और कुल बहुमत के 1/2 से अधिक से पास हो जाएगा। जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे भी लाया जा सकता है। ठीक है, जहां पर लाया जाएगा उसके उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से अधिक, और वो संख्या कुल सदन की संख्या के 1/2 से अधिक भी होनी चाहिए। और अगर पास हो गया तो फिर दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से अधिक तथा कुल सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक पास होना होगा। तो इसे कहा गया कि सदन के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान देना इस बात को कि पहली बात मैंने क्या बताया कि 2 ग्राउंड हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। दूसरी बात, कहां लाया जाएगा रिमूवल का प्रोसेस, या लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पे भी लाया जा सकता है। जहां लाया जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजोरिटी से अधिक और टोटल स्ट्रेंथ के 1/2 से अधिक पास होगा। दूसरा सदन भी यही प्रोसेस अपनाएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से अधिक और टोटल के 1/2 से अधिक, तब जाकर के प्रेसिडेंट उसको हटाने का ऑर्डर जारी करेगा। यहां पे ध्यान रखना कि दोनों का ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, अलग अलग पास होना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा स्वतंत्रता या फ्रीडम जजेस की कैसे सुनिश्चित की गई है, यानी कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है जजेस की, क्योंकि जज अगर स्वतंत्र नहीं है तो ये लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र के लिए जुडिशरी का फ्री, फेयर और निर्भीक होना बहुत जरूरी है कि निर्भीक होकर के कोई भी फैसला दे सके, उस सरकार के दबाव में ना आए। तो कैसे किया गया है? पहली बात तो इनके जो सैलरीज होती हैं और पेंशन्स होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, यानी कि भारत की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर आधारित होती हैं। और दूसरी बात है कि इनके कार्यकाल के दौरान, जजेस के कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि नॉन बेनिफिशियरी चेंज नहीं किया जाएगा। नॉन बेनिफिशियरी चेंज का मतलब है कि आप इनकी सैलरी कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चेंज मतलब नॉन बेनिफिशियरी ना हो, यानी कि इनको नुकसान नहीं होना चाहिए उस चेंज से। तीसरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सदन में कोई चर्चा नहीं होती। अगर कोई केस चल रहा है
तो इसको संसद की चर्चा से या पार्लियामेंट की चर्चा से मुक्त रखा गया है। और सदन में केवल उस स्थिति में चर्चा होगी जब इसको रिमूवल किया जा रहा है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अधीन, तब इसकी चर्चा हो सकती है, इसके अलावा इसकी चर्चा नहीं हो सकती। अब हम कुछ क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, मतलब पावर्स एंड फंक्शंस। तो इसमें क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन है, इसको कहते हैं क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या हैं? नंबर 1 प्रारंभिक, इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये क्या है? ये ऐसे मामले हैं जिनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है और कहीं नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो देखें आप, मान लीजिए 2 राज्य हैं, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं, उत्तराखंड और यूपी हैं। इनके बीच का डिस्प्यूट हुआ तो कहां सेटल होगा? उत्तराखंड का हाई कोर्ट की सीमा उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की सीमा उत्तर प्रदेश तक। तो हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश और सेंटर के बीच में, नई दिल्ली के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है, तो कौन सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट, और कोई कर ही नहीं सकता। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो केवल और केवल कहां उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं। ऐसे मामले कौन कौन से हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, केंद्र या राज्यों के विवाद, या 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के केंद्र के अगेंस्ट कोई केस डाल दे, तो उसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही काम कर सकता है। दूसरा है रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट अधिकारिता। इसके बारे में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बता चुका हूं बहुत डिटेल में। आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में इस आर्टिकल को प्रस्तुत किया था तो उसे कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की आत्मा और हृदय है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में क्या है कि यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिटों में से एक रिट जारी कर सकता है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, सर्टियोररी या प्रेषण, और 5वां अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। ये मौलिक अधिकारों के चैप्टर में भी आपने 5 रेट पढ़ी हैं। इसमें हमेशा से एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जा सकता है, ध्यान रखें। रेट अधिकारिकता के बारे में चर्चा कीजिए तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस या परमादेश, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, सर्टियोररी या उत्प्रेषण, और अधिकार पृच्छा यानी कि क्वो वारंटो। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट तब जारी कर सकता है जबकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अब आते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन पर, अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, तो अपीली क्षेत्राधिकार में 3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 132, ठीक है, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। कि कब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, कब अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 132 में कहा गया है कि किसी भी सिविल या दांडिक यानी कि फौजदारी, सिविल या क्रिमिनल मामले में तब सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है जबकि हाई कोर्ट, ये ध्यान से सुने, जबकि हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, सर्टिफाई कर देता है कि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।
सारवान का मतलब है बहुत ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारवान जिसका सार है बहुत, विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जो जिसके लिए कि जो कि इस संविधान के निर्वचन के लिए आवश्यक है, संविधान की व्याख्या के संबंध में। ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं आप आर्टिकल 132 में? किसी भी सिविल मामले में या क्रिमिनल मामले में जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी मामला हो सकता है, जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। कब? जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर ले कि दिस क्वेश्चन कंटेन्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो एज टू इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कब जा सकते हैं? कि जब हाईकोर्ट ये प्रमाण दे दे कि इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, समाहित है, जो कि इस संविधान की व्याख्या से संबंधित है। विधि का सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो एज टू इंटरप्रेट, सो एज टू एक्सप्लेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 133 में केवल सिविल मामले में। हाँ, और एक बात और, अगर हाईकोर्ट ये प्रमाण पत्र ना दे कि ऐसा विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तब क्या होगा? तब अगर सुप्रीम कोर्ट का खुद समाधान हो जाए कि हाँ विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जो कि संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो अपने पास मंगा लेगा। अब है सिविल मामले में आर्टिकल 133 कब जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कब जाया जा सकता है हाईकोर्ट से? जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि इस सिविल मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जो कि सामान्य महत्व का है। संविधान की व्याख्या नहीं, संविधान की व्याख्या वाला है आर्टिकल 132। यहां पर संविधान की व्याख्या नहीं बल्कि विधि का सारवान प्रश्न है सामान्य महत्व का। दैट दिस मैटर कंटेन्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो एज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। ठीक, तो सिविल मामले में कब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? जब हाईकोर्ट यह प्रमाण पत्र दे दे, या हाईकोर्ट ना दे तो सुप्रीम कोर्ट का खुद से समाधान हो जाए। अब आता है आर्टिकल 134 यानी कि क्रिमिनल मामले में कब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट? जब लोअर कोर्ट में कोई मामला चल रहा था किसी का, हाई कोर्ट अपने पास मंगा ले और मौत की सजा दे दे, सेंटेंस टू डेथ, मृत्युदंड दे दे। देखो, किसी का मामला चल रहा था लोअर कोर्ट में, यानी कि जिला जज में कहीं, जिला जुडिशरी में कहीं चल रहा था लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगाया और मृत्युदंड दे दिया, तो उस केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया हो, बाइज्जत बरी कर दिया हो, एक्विटल कर दिया हो, दोष मुक्त कर दिया हो, और हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए मृत्युदंड दे दिया हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि क्रिमिनल मैटर में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? जब हाई कोर्ट ने अपने पास मामला बुलाया लोअर कोर्ट से और मृत्युदंड दे दिया। तो ये हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132, 133, 134। इनको आपको समझना है। यहां ध्यान दें, यहां विधि का सारवान प्रश्न है संविधान की व्याख्या से संबंधित, यहां विधि का सारवान प्रश्न है सामान्य महत्व, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, और यहां सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सो एज टू एक्सप्लेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां क्या है? लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट अपने पास मंगाए और मौत की सजा दे दे, मृत्युदंड दे दे, सेंटेंस टू डेथ दे दे, तो तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लास्ट क्षेत्राधिकार है इसका है विशेष क्षेत्राधिकार या विशेष इजाजत से अपील, स्पेशल लीव। यह है आर्टिकल 136। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत वाइड है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के किसी भी मामले को, रिगार्डलेस वो कहाँ चल रहा है, कुछ चल रहा है, अपने पास मंगा सकता है। और स्पेशल लीव यानी कि पिटिशन फ्रॉम पिटिशन टू स्पेशल लीव, यानी कि विशेष इजाजत से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसकी विशेष। और इसके साथ है लास्ट सलाहकारी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143 कि राष्ट्रपति यदि किसी मामले पर सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, और बाध्य नहीं है दोनों की, मतलब राष्ट्रपति मांगने के लिए भी बाध्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट मांगने के लिए भी बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 143 के खंड 2 के अंतर्गत मांगी गई है सलाह, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, यानी कि प्रेसिडेंट मे सीक द एडवाइजरी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है।